क्या वर्ल्ड इंडस्ट्री सवाल का शिकार है? क्या इस डाउनफॉल का जिम्मेदार मुल्क की मईशत को करार देने फिजिबिलिटी वालों के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई सब लवबर्ड के खिलाफ? क्या सारी दुनिया वर्ल्ड इम्पोर्ट करती है? तो तमाम सवालों में जवाब होंगे इस पॉडकास्ट में, आखिर तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोहसिन जमान पाशा। एक जबरदस्त और इंटरेस्टिंग सी पॉडकास्ट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। कोशिश करूंगा कि पॉडकास्ट का हक अदा कर सकूं। इस पॉडकास्ट को लेके मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जो मेरे गेस्ट हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पूरा पाकिस्तानी उनकी तारुफ से जो है वो वाकिफ है। फिर भी कोशिश करूंगा कि अपने बसात के मुताबिक उनका इंट्रोडक्शन भी करवाऊं और इस पॉडकास्ट को इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो मेरे जो आज के मेहमान हैं वो ALP की मैनेजमेंट टीम के लीडिंग टाइकून है, जिनका नाम है अदील अहमद साहब। अदील अहमद साहब का तारुफ के लिए इतना ही काफी है कि एक लॉन्ग टाइम से रीड करा रहे हैं और माशाल्लाह और सपोर्ट भी करते जाते हैं फैंसी। तो उसके बाद हमारे साथ है शहबाज हुसैन साहब, जो कि ALP मैनेजमेंट के सरकर्दा रहनुमा है। बहुत जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है, पेरेंट में जबरदस्त काम कर रहे हैं जी। ये जो पॉडकास्ट है इसका सिलसिला दराज होने वाला है, एपिसोड बाय एपिसोड चलेगा। सेकंड एपिसोड में जो हमारा मेहमान होगा वो आप लोगों के सजेस्टेड मेहमान होगा, जो आप सजेस्ट करेंगे वो हमारा मेहमान होगा इंशाल्लाह। तो मैं अदील भाई की तरफ चलता हूँ। अदील अकबर भाई, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर जी, देखें ये इस वक्त का जो क्रिटिकल सवाल है ना वो मुझे आया हुआ है। मैं चाह रहा हूँ जरा एक तड़का देके एक सवाल करूँ आपसे। इस वक्त ना लोग एक सवाल कर रहे हैं सबसे ना, पूछ रहे हैं कि यार ये क्या चक्कर है ओवरऑल ही। मैं क्योंकि जो ना बैंक में जॉब करता हूँ, मुझे थोड़ा सा आइडिया भी है, लेकिन आप जरा तफसीली तौर पर बताएं कि ये जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन चल रही है मार्केट के अंदर। मैं एक वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल मार्केट डिस्टर्ब है। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? उसके पीछे क्या मतलब कोई इंटरनेशनल या कोई नेशनल है या अमेरिका की साजिश लग रही है आपको? नहीं नहीं, इसमें ऐसा नहीं है कि अमेरिका की साजिश हो रही है। वो असल में सबसे अहम चीज ये होती है कि अभी सिर्फ पाकिस्तान में क्राइसिस नहीं, अभी हम देखते हैं, ऐसे हमने देखा कि कनाडा और दूसरे कॉमन कंट्री है, वहां पे भी क्राइसिस। लेकिन होता ही है कि वो जो ममालिक है, तरक्की याफ्ता ममालिक है, तो वो भी आवाम को रिलीफ देते हैं, सब्सिडी देते हैं। हमारा जो मुल्क है वो एक तरक्की पसीर मुल्क है, ऐसा लेकिन ही यहाँ पे अपना सर्वाइवल उनके लिए मुश्किल होता है, तो वो पब्लिक के लिए उस तरह एफर्ट नहीं कर सकते इस तरह तरक्की याफ्ता ममालिक करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि हर बंदा परेशान है। अब उसके जो यूटिलिटी बिल हैं, उसकी जो निजी जिंदगी है, उसके इतने मसाइल है कि वो उसकी जरूरियात पूरा करने के बिल्कुल लिए आपने परेशान हो रहा बहुत जबरदस्त बात कर दी। यूटिलिटी बिल्स मतलब अभी आप देखें तो कोई अगर एक यूनिट भी बिजली का यूज नहीं कर रहा तो मेरे ख्याल से उसका 4-4.5 हजार 5 हजार जो बिल आता है। ऐसे ही है। तो ऐसे में जबकि मजदूर की तनख्वाह शायद 32 हजार रुपए है, उसमें 5वें दिन उसका जो है ना मतलब आप अगर 32 हजार रुपए कमाने वाले मजदूर हैं, 5वें दिन आपकी सैलरी खत्म हो जाती है। तो किस तरीके से मतलब वो क्राइस मतलब इस दौर में कैसे गुजारा करेगा? अब आप थोड़ा सा इसके बारे में बताया। बस देखिए ये है कि आपने पॉजिटिव रहना है। देखिए मसाइल तो इंसान की जिंदगी में आते हैं, लेकिन आपने उसका हल ढूंढना है। मतलब एक जो हम क्या कहते हैं कि एक इंसान वो है जो मुस्बत सोच रखता है, अब उसके जो भी अखराजात हैं, अब उससे चोरी चकारी तो करनी नहीं है ना। उसने अपने जो भी महदूद वसाइल है उसके हिसाब से उसने कारोबार करना है और उसने एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करनी है। और रबड़ तो मेरे ख्याल से एक्स्ट्रा इनकम के लिए शानदार प्रोडक्ट है। अच्छा, मैं इसकी छोटी सी मिसाल आपको दूं। अभी लास्ट मंथ मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे एक प्रॉपर्टी कोट करी ना कि इसकी वैल्यू 1 करोड़ 20 लाख हो। अच्छा, 1 करोड़ 20 लाख हुआ, उसने मुझे उसकी वो वैल्यू कोट करी। मैंने बोला कि अभी क्या सिनेरियो है कि कब तक मैं अगर ये परचेस करता हूँ तो मेरी इजीली सेल हो जाएगी। तो अच्छा, वो मुझे बोलता है कि अभी भाई कम से कम 6-8 महीने आपको अपने पास रखना पड़ेगा, तो ये 130-132 तक मैं आपकी मैं सेल कराता हूँ। मैंने कहा, अगर मैं सेल नहीं करवाता तो फिर दूसरा इसमें सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उसको बोला भाई रेंट पर चढ़ा देंगे, महीने के आपको 40,000 रुपये मिल जाएंगे। तो कुछ लम्हे के लिए मैंने सोचा कि अगर अभी जो हम करंट सिचुएशन देख रहे हैं कि मार्केट में जिस तरह वर्ल्ड की प्राइस डिक्लाइन की तरफ आए, या हमारे बहुत से ऐसे ऐसे बेनिफिशियरी हैं जो अपने वर्ड्स कम रेट में, मतलब उनकी जो भी जरूरियात है जिसकी वजह बंदे को अपने अखराजात पूरे करने, वो कम रेट में अपने वर्ड सेल करते हैं। अच्छा, अभी 20-25 हजार रुपए का उसको इजीली अल्बाइनो क्रीमिनो का पेयर मिल जाता है। अगर वो थोड़ी सी एफर्ट करे, उसको अच्छी क्वालिटी का पेयर 25 हजार रुपए का कॉस्ट करेगा, उसको मिल जाएगा। अब उसने मैंने ऐसी रफली, अब हम बिजनेसमैन तो है, तो हमने क्या बोला कि इसको हम सोचेंगे भाई हम किस तरह कैलकुलेट करें कि अगर मैं 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगा रहा हूँ, उसको मुझे 10 लाख रुपए साल का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ऐसे ही अब हर बंदे के पास तो इतनी इनकम नहीं है, तो अब नॉर्मल बंदा उसको किस तरह वो कर सकता है, उसको कैश कर सकता है। तो मैंने कैलकुलेशन करी कि अगर 25 हजार रुपए का एक पेयर है और मैं 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगाता हूँ, जैसे मेरे पास सारे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करें भाई कितने पेयर बनेंगे। 10 लाख रुपए आपके पास, 10 लाख रुपए एक करोड़, 10 लाख। 10 लाख रुपए में कितने ग्रामीण और माइनर में पेयर रहेंगे, सारे कैलकुलेट करें। अच्छा, अब 10 लाख में ये है कि जैसे मैंने 30 पेयर बनाए,
30 पेयर की मेरी कॉस्टिंग बनी 7.5 लाख रुपए। जबरदस्त। अच्छा 7.5 लाख रुपए मेरी कॉस्टिंग बनी और 2.5 लाख रुपए मैंने केजेस के लिए और उनके साल भर के जितना भी दाना है उसके लिए मैंने साइड में कर लिए। अब 10 लाख रुपए मैंने लगाए, अब मैं उसमें कोई लंबी चौड़ी किसी उसमें नहीं जाना। मैं सिंपल आपको ये बोल रहा हूँ कि आपने एक पेयर से सिर्फ चार चार बच्चे लेने, एक पेयर से आपने 4 बच्चे लेने, 4 बच्चे आपने उससे ले लिए और 30 पेयर है आपके पास ही। ऐसा ही तो कितने बच्चे होगा आपके पास? 120 120 बच्चे होगा। अच्छा 120 बच्चे, अब पर बच्चा आप उसको लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में खाली 7.5 हजार रुपए का बेचो, जबरदस्त। 7.5 लाख का बेचोगे तो आपकी 8-9 लाख रुपए हो जाता है। ऐसा ही है। अब 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगाने के बाद मैं 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ और 10 लाख रुपए लगाने के बाद मैं 9 लाख रुपए कमा रहा हूँ। क्या बात है। अच्छा अब इसमें हमारे बहुत से दोस्त बोलेंगे भाई वो तो प्रॉपर्टी है उसमें तो यूं है और उसमें तो भाई देखो प्रॉपर्टी है उसमें भी 10 मसाइल है। पाकिस्तानी यहाँ पे स्टे ऑर्डर भी लग जाता है, गिरावट देते हैं, फाइन भी देती है। तो मसाइल तो हर जगह पर होते हैं, लेकिन आप अगर मुस्बत सोच के साथ करोगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने अगर आपकी उसमें रोजी रखी होगी तो आपके लिए सही जबरदस्त बात की। तो शबाब भाई अब हम आपकी तरफ आते हैं, तो आप भी थोड़ा हमें बताएंगे। यार मैंने एक जो है ऐसी सर्चिंग कर रहा था, तो मैंने एक सर्च मारा, आजकल तो एआई का ऑप्शन आ गया बड़ा जबरदस्त किस्म का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके अंदर मैंने डाला भाई गाड़ियों की प्राइस में, गाड़ियों की सेल परचेज में कितनी कमी आई है। उसमें टक करके ना मुझे वो आ गया जवाब कि 67% डिक्लाइन है गाड़ियों की परचेज में, मतलब लोग बाइंग नहीं कर रहे गाड़ियां। अच्छा जी, उसके बाद मैंने देखा कि भाई ये जो रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी का काम जो है, इसमें कितना परसेंट कमी है, तो भाई 60 से 70% से ज्यादा कमी है। उसके बाद मैंने और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज देखी, बल्कि मैंने ये कोई 4 लाख तो ऐसी मैंने गुजरा हुआ बाजारों में वो रचना मुझे नहीं देखने को मिला। तो शिवान भाई आप किस बारे में कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? देखिए मौसम भाई, जो इंटरनेशनल और नेशनल क्राइसिस की वजह से हमारे तमाम ओवरऑल खाली लगभग नहीं तमाम बिजनेस ठप हो चुके हैं। ऐसे मैं अपनी पर्सनली बात करूं, हम लोग मशीनरीज वगैरह बनाते हैं। पहले अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 6 मशीनें मंथली हम लोग बनाया करते थे, बड़ी मशीनरीज। लेकिन अब ये है कि 2 2 3 3 महीने हो गए तो उन मशीनरीज का ऑर्डर नहीं, बढ़ गया भाई का काम बढ़ गया। तकरीबन बढ़ गया है। लेकिन क्या है, लगभग जो ऐसा एक वो है जो चल रहा है। भले इसका मतलब ये है कि भाई ओवरऑल प्राइसेस वैसे मैं आपकी बात यहाँ पे काट रहा हूँ उसी भाई, आपने जो गाड़ियों की सेल पे डिक्लाइन की तरफ बोला है, आपको मैं सिंपल सी बात बताऊं कि अभी कंपनी है जो अपनी फैक्ट्री प्राइस जो है उसमें 8-8 9 9 लाख रुपए उन्होंने डिक्रीज करा है। अच्छा 8-8 9 9 लाख रुपए उन्होंने अपनी गाड़ियों पे डिक्रीज करा है फैक्ट्री प्राइस में। तो बढ़ गया। बड़ी भाई देखिए जब डिमांड एंड सप्लाई होती है किसी भी चीज की, हम अगर पिछले साल अगर यही साल 1.5 साल पीछे देखते हैं तो उस वक्त लोग गाड़ियों पे 4-4 5-5 लाख रुपए ओन दे रहे थे, ऐसे ही ओन दे रहे थे कि मुझे हाथ का ये चीज डिलीवर हो जाए। और अभी फैक्ट्री प्राइस में आपको 9-9 10-10 लाख रुपए डिक्लाइन है और आपको हैंड कैश मिली पर आपको। अच्छा मैं अब आपको अपनी एक मिसाल दूं ना भाई, मेरे पास डव भी लगी हुई है, मेरे पास बजरी भी लगा हुआ है, मेरे पास लवबर्ड भी लगा हुआ है। आई एम अ प्राउड एग्रीकल्चरिस्ट, लेकिन मैं लिटरली आपको बताऊं सिर्फ लवबर्ड बेचा है और कुछ बेचा ही नहीं, बिका ही नहीं, सिर्फ लवबर्ड बेचा है। और हकीकत बात है अभी आप मतलब कैलकुलेशन देखो ना, आपके जितने भी बर्ड्स हैं उनकी अगर आप कैलकुलेशन फेसबुक से आपने जो डेटा इकट्ठा करा 3 महीने में अपना, उसमें आप ये चीज नोट करो कि अगर आप 100% सेल देखते हो, सेल स्केल के में आप देखते हो तो उसमें आपको 50% अभी भी लवबर्ड मिलेगा। बाकी जितनी भी स्पीशीज हैं वो मतलब पुराना खासा किसी की वो बुराई नहीं कर रहे। अब लवबर्ड है उसमें हमारे जितने भी सीनियर फैंसियर हैं उन्होंने एक मेहनत करी है, 10-12 साल उस पर लगाया, उसकी म्यूटेशन पे उस पर वर्किंग करी है, उस पर वीडियोज बनी है, उस पर सेमिनार हुए, उस पर शो हुए। तो जाहिर सी बात है जिस चीज पे जितनी मेहनत होती है उसको तो रिजल्ट नजर आता है। लेकिन मैं सैल्यूट करता हूँ उन तमाम हमारे यूट्यूबर्स को, उन तमाम मोटिवेशनल स्पीकर्स को जो इस फर्टिलिटी को सपोर्ट करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनको मेरा सैल्यूट है कि जबरदस्त काम कर रहे हैं, रुकना नहीं है आपने। इसी तरीके से मेहनत करके लोगों को ना सपोर्ट करना है, उनको सिखाना है, जितना काम आप लोग सिखाते हैं जितना अच्छा एक और इंटरेस्टिंग सवाल आया, अब आएंगे, अब आप फंसेंगे। अच्छा बताए फिजिबिलिटी वाले के बारे में आपको क्या कहना है? अच्छा देखिए मैं कभी भी ना फिजिबिलिटी बात को गलत नहीं बोलता। देखिए फिजिबिलिटी अगर आपको कोई बंदा दे रहा है, वो बोले कि आपने इतनी कॉस्ट लगाई, उससे ये आउटकम आएगा, उसके ये प्राइसेस होंगे, ये बिल्कुल एक्चुअल मतलब एक चीज उसने आपको बनाई है। आप किसी भी चीज में चले जाएं, अब हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई लेपर्ड की फिजिबिलिटी से लोगों को इतना नुकसान हुआ, भाई कहीं पे भी प्रमोशन के लिए ऐसी वीडियोस बनती हैं। अब आप मुझे बताएं कि आप कहीं जाते हैं बिल्डिंग में फ्लैट बुक कराने के लिए, वो आपको कभी भी ये बोलेगा, ये तो आपको बोलेगा कि अगले साल जब तक आप इसकी पेमेंट कर दो कि आपको इतना परसेंट इसमें प्रॉफिट मिल जाएगा, ये कभी भी नहीं बोलेगा भाई बिल्डिंग की गिर सकती है, जलजला भी आ जाएगा,
यहाँ पे स्टे ऑर्डर भी लग जाएगा, जगह जब्त हो जाएगी, ये हो जाएगा, मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। ऐसे ही लेकिन अब होता क्या है कि वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है उस पे हर, देखिए अल्लाह पाक ने हर इंसान की रोजी रखी है। अब जिस बंदे के मुकद्दर में जितनी रोजी होगी, सारे मामला उसके सारे बॉक्सेस क्लिक हो जाते हैं, तो उससे उतनी अर्निंग मुमकिन है। मैं अभी भी मानता हूँ कि जो फिजिबिलिटी थी जबरदस्त काम था, उसकी वजह से जो लोग आए, जाहिर है लोग बिजनेस से पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसे ही ऐसे लोग यहाँ पे ना, वो जो इन्वेस्टर आया, जो पैसा लेके आया, एक जबरदस्त काम हुआ, अभी भी हो रहा है, मुस्तकिल हुआ, 5-5 करोड़ की एवरेज लगाएंगे लोगों ने, ऐसे ही कोई मजाक नहीं है। तो एक जबरदस्त जो है ना वो एक स्टेप था, उसकी जरूरत भी थी। जाहिर है आप किसी काम के बारे में लोगों को बताएंगे, उसकी जो है ना जनरेशन, उसको कितना जो है वो आउटकम देगा, उसके बारे में बताएंगे तो होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। शिवान में आपकी क्या राय है? देखिए फिजिबिलिटी की दो हकीकत है, एक ऐसा हो भी सकता है और हाँ। एक ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि जिस तरह फिजिबिलिटी उन्होंने बताई है वो तो निकल आई तो बाई चांस अल्लाह की तरफ से है, और ऐसा क्यों नहीं हो सकता। देखिए एक वाइल्ड में बर्ड उड़ रहा है उसका, और एक हम लोग केजिस में जो ब्रीड करवा रहे हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है। आजकल हमारे इस तरह होता है कि जैसे मोहसिन भाई ने बर्ड लगाए, तो हमने देखा देखी में मोहसिन भाई की यार इतना कमा रहा है मोहसिन भाई, माशाल्लाह बच्चे आ रहे हैं इसके पास, ये तो बेच के वो कर रहे हैं, हम भी लगा ले। हमने जो लगाया है हमने वो नॉलेज नहीं ली जबरदस्त बर्ड बात है। को किस तरीके से हमने ब्रीड करवाना है, उस बर्ड का कब किस टाइम पे उसका ह्यूमिडिटी चेक करना है, किस टाइम पे वो डेनियल चेक कर रहा है, या बर्ड्स को क्या नीड है, वो हमने उसको प्रोवाइड करनी है, बर्ड खुद नहीं कर सकता। अगर वाइल्ड में होता तो उसको क्या बर्ड को न्यूट्रिशन चाहिए, सारी चीजें आपने देखनी है, बिल्कुल जबरदस्त है। ऐसे सिर्फ पैसा देख के नहीं आना है, नहीं यहाँ पे पहले सीख के आना है। और सीखने के लिए ये वीडियोस बनाते हैं, ये यूट्यूबर जो है, मोटिवेशनल स्पीकर हो गए। तो मैं वो बात कर रहा था कि ये कितने जरूरी है। आप अपना काम जारी रखें, नेगेटिविटी को फैलाने में जो फैला रहा है, देखिए नेगेटिविटी एक दिन साइड में हो जाएगी, पॉजिटिविटी छा जाएगी, पॉजिटिविटी प्रिवेल्स। सबको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। और वो एक हदीस भी है, उसका मफहूम है कि अल्लाह ताला को वो चीज इंतहाई पसंद है जो मुस्तकिल मिजाजी से हो, और उसकी मिकदार चाहे कितनी ही कम क्यों ना हो, और उसके मुकाबले में जो बहुत ज्यादा हो और टूट फूट का शिकार हो। लाइक वो चीज जो आप कभी इक्का दुक्का करते हैं, उससे कई गुना ज्यादा जो ना अजर उसका होगा, जो आप मुस्तकिल मिजाजी से करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए करते हैं, आसानी के लिए करते हैं। तो भाई जिस तरीके से काम आप लोग कर रहे हैं, इसी तरीके से करते रहे, हम आप लोगों के साथ हैं, शाना बशाना कर लें, लगभग चलता जाएगा। अभी बहुत काम बाकी है, बल्कि आप बताएं जी भाई, एक सवाल है, अभी पहले डॉक्यूमेंट का मेल कितने लोगों के पास है? अच्छा, मैं इस पे जो आपने ये बात करी कि सीखेगा, मुझे सबसे बड़ी हैरत तो जब होती है कि हम जैसे बर्ड्स को अपने पास एवरी स्टार्ट करते हैं और हमारे जहन में होता है इससे हमें अर्निंग करनी है। हम 10 लाख 20 लाख या जिसकी जितनी भी समझ है वो 5 लाख रुपए लगा रहा है। लेकिन मेरे ख्याल से ये वाइड चीज है जिसको हम सीख नहीं रहे। हाँ, बिल्कुल, मतलब सबसे पहले तो हमें सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले हम कोई भी सोसाइटी में, ये नहीं कह रहा कि आप एलपी को ज्वाइन करें, मतलब आप हर सोसाइटी को ज्वाइन करें। इसके दो फायदे, एक तो सबसे पहले आपको पता लगेगा कि जो नॉन ब्रीडर है, जो अच्छी क्वालिटी में बर्ड ब्रीड कर रहा है, मुझे परचेजिंग उससे कर रही है। ऐसे ही। दूसरी बर्ड कीपिंग आपको आएगी। तीसरा फिर ट्रेंड में जो बर्ड है, फर्स्ट दिन आपने परचेजिंग, अब आप आपके पास कोई चीज ट्रेंडिंग में जब तक पहुंची, आपने कोई वीडियो 3 महीने बाद देखी है, अब आप समझ लो उस बर्ड की डिमांड है, हालांकि उस वक्त तो उसकी डिमांड डिक्लाइन की तरफ है। तो जब आप किसी भी ग्रुप में होंगे, किसी भी सोसाइटी में होंगे, तो वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है, एक्टिव रहे, वो आपको बताएंगे भाई आपने ये करना है और ये करना है। उसके बाद फिर आप प्रॉपर वे में काम करें तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा। तो हो जाए रूमर से भी बचेंगे। रूमर अभी आप फेसबुक पे जाएं, 2-4 कोई ऐसे होंगे जिन्होंने पोस्ट लगाई हुई होगी, फलाना बर्ड जो है ना वो 10,000 का दे दे मुझे, उनकी वॉल पे जाए, सर्च करें, 3 पोस्टों के बाद उनकी पोस्ट कोई नहीं होगी, वो बर्ड उन्होंने फिशर भी नहीं लगाया हुआ होगा। तो कहने का मकसद कि नेगेटिविटी जल्दी बिकती है पॉजिटिविटी के मुकाबले में। पॉजिटिव होने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। वो जो हदीस बयान की थी उसका मफहूम इसीलिए जरूरी था बयान करना कि पॉजिटिविटी के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए और मुस्तकिल मिजाजी से काम किए जाए, कहीं नहीं जा रहा काम। जहाँ अच्छा, अच्छाई होती है तो जाहिर है वहाँ बुराइयां भी ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है भाई, साथों की ऐसे ही अभी अभी दोस्त साहब बैठे हुए थे, तो वो मुझे बोलते हैं कि ये फला बर्ड वाले जो हैं वो लव बर्ड के बारे में ऐसी पोस्टर लगा रहे हैं, फला बर्ड वाले लव बर्ड के बारे में ऐसी पोस्टर लगा रहे हैं। तो उसको मैंने एक सिंपल सी बात बोली, मैंने कहा देखो भाई, ये हमारी कौम का अलमिया है, ये हम लोग, मतलब हम लोगों पे तवक्कल बिल्कुल भी नहीं है। बेशक। मतलब आप अगर किसी भी चीज को नेक्स्ट लेवल पे भी जाके देखोगे ना, एक बड़ा ब्रांड है, उसके बराबर में सेम ब्रांड का, सेम प्रोडक्ट का दूसरा ब्रांड खुलेगा, तो उसको दोनों आपस में कंपटीशन महसूस करेंगे। अच्छा, उससे थोड़ा सा आप नीचे आओ, एक शॉप है,
अब एक शॉप है उसको जो प्रोडक्ट सेल हो रही है उसके बराबर में दूसरा शॉप है उसमें कोई प्रोडक्ट सेल हो रही है, वो दोनों आपस में कंपटीशन महसूस करेंगे ना, वो थोड़ी सी अपने कोई भी प्रोडक्ट को डिस्प्ले बाहर निकाल देगा ताकि मेरा कस्टमर देख ले और मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाए, इससे और नीचे की तरफ आ जाएगी। ठेले वाला भी है ना उसमें भी आपस में कंपटीशन है, दो सब्जी वाले एक साथ खड़े हैं वो थोड़ा सा आगे निकाल लेगा भाई साइड पे कर लो मेरा घाट नहीं आ रहा। इवन के फकीर भी है ना हमारे यहाँ पे उसमें भी कंपटीशन है, ये मेरा लाग ये मेरा घाट है तुम्हारा। इधर से हल्ले का मतलब हम लोगों का ये अफसोस का मकाम है कि हमने अल्लाह पाक की जो तकसीम है ना, हाँ। हमने अल्लाह पाक खालिक है ना, वो तमाम मखलूक को पालने पे कादिर है। और ऐसा नहीं है कि वो शहबाज भाई को रिस्क नहीं देंगे तो फिर मुझे मिलेगा, वो बेवक्त सबको देने पे कादिर है और सबको बेवक्त दे भी रहे, लेकिन हमारी जहन क्या है कि भाई उसको नहीं मिलेगा तो मुझे मिलेगा। तो इससे मुझे एक मिसाल याद आ गई, एक शख्स था एक किसान था ना, और वो किसान था तो उसके घर में एक चूहा था और उसके साथ उसके एक मुर्गा रखा हुआ था और एक बकरा रखा हुआ था और एक उसने गाय रखी हुई। अच्छा गाय रखी हुई थी, अब जब किसान था उसको परेशानी होने लगी, उसने बोला कि भाई मेरा जो गल्ला है वो तो चूहा खा रहा है, तो उसने क्या करा कि वो चूहादानी लेकर आ गए, चूहादानी लेकर आया उसने रखा सेल में रात के टाइम पे, तो चूहा देख के बोलता है ये तो मेरे लिए लगाई गया मैं तो फंस जाऊंगा। अच्छा वो बोला मैं फंस जाऊंगा, उसने क्या करा कि भाई वो बोलता है कि वो जाता है पहले मुर्गे के पास, यार ये लेकर आ गया के साथ मेरी कुछ इसमें आप हेल्प करो उसको ना यहाँ से निकलवाओ नहीं तो मैं फंस जाऊँ। अच्छा मुर्गा बोलता है मुझे क्या फर्क पड़ता है मैं थोड़ी सी फंसूंगा। फिर वो जाके बकरी के पास उसको जाके बोलता है कि भाई ये आगे मालिक ने आगे रख दिया इससे तो मेरी जान को खतरा है, हम सब साथ उठना बैठना वाला तो भाई तुम इसका कुछ बंदोबस्त करो। वो कहता है भाई नहीं मेरा तो इससे कोई मसला नहीं है तो मैं तो इस बारे में खुशी है। फिर वो जाता है बैल के पास, बैल के पास जाके बोलता है कि भाई मालिक ने लगी ये रख दिया इससे तो मुझे नुकसान पहुंचेगा, हम चारों दोस्त हैं और ये हम चारों एक ही थाली में खाते हैं और ये करते हैं। बोलते हैं यार मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। अब अल्लाह का कहना ऐसा होता है रात के टाइम से ना उस जो चूहादानी जो उसने लगाया होता है जो भी उसका टूल होता है उसमें टक करके आवाज आती है, ये टक करके आवाज आती है तो वो जो किसान की बीवी होती है वो बोले मैं चूहा पकड़ा है, जिस चूहा पकड़ के वो जाके क्या करती है वो जैसे जाके उसमें पकड़ती है चूहादानी वो उसमें लग गया होता है सांप। अच्छा उसको लग गया होता है सांप और सांप है ना उस औरत को डस लेता है। अच्छा उस औरत को डस लेता है वो फटाफट भागते हैं, बोलते हैं भाई हकीम को लेकर, हकीम का गाँव था वहाँ पे हकीम ही मिलेगा। फिर आके उसके बाद हकीम को बोलते हैं कि भाई आप इसको ना मसले को हल करो इसको बीवी को जहर लग गया ये वो, तो बोलते हैं फटाफट जाओ भाई इसके लिए ना मुर्गे का यखनी बनाओ। तो सबसे पहली जो बारी कैसी आती है मुर्गी की आती है इसकी यखनी बनती है। अच्छा यखनी बनती है फिर वो और बीमार होने लगती है तो बोलता है भाई इसको ना बकरे की वो खिलाओ क्या दस्सी खिलाओ। उसके बाद बकरे की बारी आती है फिर बकरे की बकरा भी फारिग हुआ था। अब उसके बाद क्या होता है थोड़े दिन निकलते हैं वो अल्लाह को प्यारी जाती है फिर बैल की बारी आ जाती है। यानी कि जो तीनों एक को मारने के चक्कर में लगे हुए थे वो तो बच गया, वो तीनों बढ़कर मार गए। तो होता यही कि रोजी का राजिक अल्लाह पाक है, आपने किसी को भी डिग्रेड नहीं करना, आप किसी का अगर पॉजिटिविटी नहीं कर सकते तो नेगेटिविटी नहीं कर इससे ये साबित होता है कि जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं ना खासकर वो पुराने वाले बातें वो सुधर जाए। अब टाइम आ गया पॉजिटिव बात करने का, सारे वर्ड्स हमारे हम सबके, कोई एक वर्ड नहीं। हम क्या है एग्रीकल्चरिस्ट, तो हम एग्रीकल्चरिस्ट हैं और हर वर्ड में हमने काम करना है। अच्छा हमारे दो और नए मेहमान जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, नवीन एंड समीर एबीपी मैनेजमेंट के चमकते दमकते सितारे। तो आज इन लोगों के साथ बड़ी जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू होने वाली है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल इनसे करने वाला हूँ, इनका जवाब आप लोग सुने तो मजा आ जाए। दोनों भाइयों से ना मेरे एक बड़ा जबरदस्त और इंटरेस्टिंग सवाल है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो जरा हमें आप बताइए पहले सबसे पहले इम्पोर्ट के बारे में आप बताएं, आपकी क्या राय है इम्पोर्ट के बारे में। इम्पोर्ट ये है कि काफी मुल्कों से लोग जो है ना कोशिश करते हैं मंगवाने की, यहाँ पर कुछ जो है फिलिपाइन से मंगवा रहे हैं, कोई इंडोनेशिया से मंगवा रहा है, कोई यूरोप से मंगवा रहे हैं। मतलब नाम नहीं लूंगा मैं, कोट नहीं करूंगा, बहुत सारे बड़े बड़े मतलब सीनियर ब्रीडर है, काफी वर्किंग हुई है उन पे, वो तो सही है। लेकिन जब फिलिपाइन से जो है कुछ हमारे रोक और अदालत जिसे कहते हैं हम लोग एक्सपोर्टर, तो वो जो है बर्ड मंगवाते हैं क्वालिटी मतलब क्वांटिटी के अंदर, फिर लाके यहाँ पर एक तो क्वालिटी नहीं होती उनकी और उनके जो होते हैं चीप रेट होते हैं, दूसरी बात है कि उनके अंदर सबसे बड़ी जो होती है डिजीज होती है। वक्त से पहले आगे भागने की जरूरत, वक्त से पहले नसीब से पहले पैसा कमाने की जरूरत। उसने पेल से ब्रीड करा लिया मैं क्यों नहीं करा, उसने डंफेल में ब्रीड करा लिया मैं क्यों नहीं करा, उसने येलो फेस डंफेल में ब्रीड करा लिया मैं क्यों नहीं करा। उस जंग में भाग भाग के जाते हैं, रिपोर्टर का अलाकार बनते हैं, उससे टुंडा टेढ़ा टुर्री बड़ी अपनी अपनी एमपी में डाला पूरे एमपी में। इसी बात की और बात याद आई ना, अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ, हमारे एक सीनियर ब्रीडर है, उन्होंने वो बंदे के साथ वीडियो लगाई, उसने क्या करा एक इम्पोर्टर से जो है मतलब आगे मतलब भागने की मतलब कोशिश करने की फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उसने क्या करा 22 या 25 लाख रुपए का
रेड मतलब बना बनाया जैसे कहते हैं हम कि ये एक्वा B2 ऑफलाइन डनफेलो बर्ड ले, उसको ना बर्ड रखने की तमीज बंदे को ना कुछ करने की, और उसने फिर जो है उसका उसके पास आके एक्सपायर हो गया। तो अब यही है कि आप जो है इस हॉबी में ये भी है कि बर्ड एक्सपायर भी हो सकता है। और देखें, जो ये लाइव स्टॉक है इसमें बहुत फायदा है, बहुत पैसा है, लेकिन जिंदगी बहुत अल्लाह के हाथ में, नसीब अल्लाह की तरफ से, तो वो सब हो सकता है। अच्छा, आप मुझे बताएं, थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे, ये इंडोनेशिया वाले कौन सा बर्ड इम्पोर्ट कर रहे हैं, और जो है यूरोप कितने बर्ड इम्पोर्ट करता है, और फिलीपीन कितने करता है, और इस टाइप की बात बताएं। ये इसके बर्ड इम्पोर्ट करने के मतलब ओवरऑल कोई भी बर्ड चीज इम्पोर्ट करने के रूल्स होते हैं। तो अगर रूल्स फॉलो करें, जैसे अगर हमारे पास जैसे साल में हम एक दफा बर्ड इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो तकरीबन 11 मतलब अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात की है, मुझे याद आया, इजिप्ट के अंदर ना आप चेक भी कर सकते हैं, इजिप्ट में सिर्फ 1 महीने जो है ना इम्पोर्ट कर सकते हैं, और 11 महीने बैन होता है इम्पोर्ट पे। और पाकिस्तान के अंदर 13 महीने आप इम्पोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट का तो पता कोई नहीं। ऐसे ही है। और यही वजह है कि हम म्यूटेशंस के अंदर तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर कोई डिजीज है हमारे पास, और फिर कोई लो प्राइस हाई प्राइस क्वालिटीज। यूरोप में होता है इम्पोर्ट, यूरोप में कहाँ 4 बर्ड उन्होंने मंगवाए फिलीपीन से। आज पूरी दुनिया में यूरोप जो है क्वालिटी के बर्ड जो है एक्सपोर्ट करता है। मजाल नहीं है कि वो लोग बाहर से बर्ड बिना जो है वो, अच्छा पाकिस्तान में बर्ड आएगा और फौरी जो है ना वो लोगों की तरफ, लोगों में बांट दिया जाएगा, बेच दिया जाएगा। यूरोप के अंदर बर्ड आया, 2 महीने के या 3 महीने के लिए जो है क्वारंटाइन होगा, एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन है। या कभी ताइवान के बॉर्डर से आ रहा है, कभी ईरान के बॉर्डर से आ रहा है, कभी अफगानिस्तान के बॉर्डर से आ रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई निजाम नहीं है। और जो है ना बिल्कुल लेसर क्वालिटी के बर्ड होते हैं, सस्ते के चक्कर में हर कोई ले भी लेता है कि हम जो है आगे बढ़ के जो है मतलब हम किसी जो सीनियर की जो वर्किंग है 10 साल की, हम उसके लेवल पे आगे खड़े हो जाए। तो फिर वो ऐसे है कि खड़ा तो हो जाएगा, लेकिन जब उसको बैक मिलेगा ना, वो वापस जीरो पे आ जाएगा ना, उसने जो है वही सीखा बात है। है कि खड़ा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने काम सीखा नहीं है, आपने टाइम लगाया नहीं है। तो मेरी तो सबसे ये अपील है कि अपने प्रोडक्ट पे मेहनत करें, पाकिस्तान को इज्जत दें, कौमी जो हमारा आज हमारे जो गवर्नमेंट भी ये चाह रही है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े और इम्पोर्ट में कमी है। तो मेरी गवर्नमेंट के भी इदारों से रिक्वेस्ट होगी कि एक्सपोर्ट को जो है तवज्जो दें, इंशाल्लाह हम इस पे काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट के इदारों से भी जो है एंगेज होते जा रहे हैं इंशाल्लाह। अभी एक कराची के अंदर जो है एक बहुत बड़ी बर्ड्स की जो है ना ट्रेड एग्जीबिशन हुई थी, वो एक जो है माइलस्टोन है, पूरे पाकिस्तान को इसको फॉलो करना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए। आपके इस बारे में क्या? भाई ये पिछली दफा हम लोगों को इस तरफ देखने का रुझान था कि काफी कम था, लेकिन जब एक दफा इस दफा जो है पूरा एक नाम दिया गया, सब टोटल जो है ना मेंशन किया गया कि जो है ना वर्ल्ड ट्रेड एग्जीबिशन एग्जीबिशन है, तो लोगों का जो है बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। उसके साथ जो है और भी चीजें का मतलब जो है स्टॉल वगैरह लगे थे, लेकिन जो बर्ड्स की तरफ जो स्पेशली जो है लव बर्ड की तरफ जो था, वो पर ज्यादातर जो है न्यू फेंसिस काफी था। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारी एपिसोड होगी वो आप लोगों के मशवरे के साथ होगी। आप लोग बताएंगे कौन बनेगा हमारा मेहमान, उसको हम जो है अपना मेहमान बनाएंगे, उससे सवाल करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत ज्यादा था, दिल की बातें थी जो करना चाहते थे, दिल में रह गई हसरतें, क्योंकि टाइम कम होता है, आप लोग इतनी देर देखेंगे नहीं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह